अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्लेफील्ड। कल दो बड़े मैचेस हुए। दोनों बड़े मैचेस में कराची किंग्स जीत गई क्वेटा ग्लैडिएटर से। बड़ा अजीब मैच हुआ, वन साइडेड मैच हुआ और फिर बारिश का पहला कतरा तो बरस गया था। अब ये दूसरा कतरा बरसा तो मैं गलत नहीं हूँ। लाहौर कलंदर को 1 पॉइंट बारिश ने दिलवाया और कल खेल के 2 पॉइंट उन्होंने ले लिए। तो खाता खोला लग यूँ रहा था लाहौर कलंदर शायद खाता खोले बगैर ही चली जाए और ये बारिश के को पॉइंट ले ले। लेकिन मैच बड़ा मज़े का हुआ, बड़ा मज़ा आया मैच देख के। और ख़ास तौर पर हम एक चीज़ से बड़े हैरान हैं सारे कि इतनी ऑन पेपर शानदार टीम, इतनी तगड़ी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, और ग्राउंड पे जाके इसको क्या हो जाता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तब तमाम तर दोस्त, तमाम तर लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं, उनका ये ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस टूर्नामेंट की सबसे अच्छी पिक्स में से एक है और कोई इसमें दो राय नहीं है। बहुत अच्छा ड्राफ्ट का उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत अच्छी टीम उन्होंने सेलेक्ट की। एलेक्स सेज नहीं चल रहा है, आज़म भी कल थोड़ा सा चले और आउट हो गए, कल शादाब नहीं चल पाए अनफॉर्चुनेटली। और दूसरी तरफ लाहौर, उनके 5 खिलाड़ी फौरी आउट हो गए। फिर जो वेंडर डुसन ने कमाल की इनिंग खेली, शाहीन शाह अफरीदी पर बड़ी तनकीद हुई कल के, वो जल्दी आ गए लेकिन 30 रन बड़े यूज़फुल करके गए। उन्होंने वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी। और फिर ज़ाहिर है ज़मान ने उनकी तरफ से बॉलिंग बड़ी अच्छी की क्योंकि बॉलिंग लाइनअप में उनके पास सिवाय ज़मान के और कोई तोड़ था नहीं। स्पिनर को बहुत अच्छे नहीं है। अच्छा, बैटिंग में वेंडर डुसन खड़े रहे और फिर अपनी टीम को आगे तक ले गए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड में ना तो सलमान अली आगा कुछ कर पाए और ना ही ऊपर से कोई टॉप ऑर्डर कुछ कर पाया। फिर शादाब भी चलते बने, मुनरो ने थोड़ी मज़ामत की, वो भी आउट हो गए और आज़म खान भी कोई ज़्यादा देर खड़े नहीं हो पाए। मैच एंड तक ज़रूर गया, मज़े का हुआ। फ़हीम अशरफ, जिन पर हम इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं, इतनी बात करते हैं, कल सर ब्रेडमैन फ़हीम अशरफ ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली और कल हमारे फ़हीम अशरफ साहब ने बड़ा अच्छा स्कोर किया। ये सालों में कोई एक मैच होता है जिसमें फ़हीम अशरफ इतना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन चलें, एक खुशाइन बात तो है कि अपनी टीम को जितवाने में फ़हीम अशरफ ने कुछ थोड़ा सा मज़ामत करने में अपनी टीम को थोड़ा सा किरदार तो अदा किया। लग यूँ रहा था कि अगर फ़हीम अशरफ के साथ कोई खड़ा रहता या रोमन रईस आउट ना होते आखिरी बॉल पर जिस पर वो आउट हुए, तो जो ओवर बचे थे उसमें जो बॉल्स बची थी, फ़हीम अशरफ उसमें शायद ये मैच निकाल कर ले जाते। तो ये सारा मामला है। और पीएसएल पे तो बात करेंगे कराची किंग्स पर, लाहौर कलंदर पे बात करेंगे, पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, तमाम की परफॉर्मेंसेस का भी रिव्यू करते हैं और आने वाले मैच पर भी बात करेंगे, गुज़िश्ता मैचेस पर भी बात करेंगे। काशिफ शब्बीर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और साथ ही साथ स्टूडियोज़ में साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ज़िशान महसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ज़िशान भाई आपका और काशिफ भाई आपका। ज़िशान, मैचेस तो मज़े के चल रहे हैं, कोई एक ऐसा एलिमेंट जो आपको लगता हो थोड़ा मिसिंग है? बाद में हम मैचेस का पोस्टमार्टम भी करते हैं। कोई एक ऐसा एलिमेंट जो आपको लगता हो यार ये मिसिंग है इस बार पीएसएल में? देखें ओवरऑल अरसलान, अगर हम पीएसएल को इस दफ़ा देखें तो उसकी वो हाइप क्रिएट नहीं हुई, वो इंथुजियाज़म जो प्लेयर्स में नज़र आता रहा है पिछले सीजन्स में, वो थोड़ा सा जो है हमें कम नज़र आया। और ओवरऑल अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो फील्डिंग जो है वो बहुत ही बिलो पार जो है वो हमें नज़र आई, जिसकी वजह से शुरू में ही आप देखें कि 5 मैचेस में आई बिलीव 20 कैचेस जो है वो ड्रॉप हो चुके थे। अगर इन चीज़ों को आप देखें, नो डाउट अभी जो है वो पीएसएल ने थोड़ा सा जो है वो मोमेंटम पकड़ा है और लोगों को जो है वो अट्रैक्ट किया है अपनी तरफ। लेकिन ओवरऑल जो हम पहले 8 सीजन देख चुके थे, जो लोगों का एक जोशो खरोश होता था, अभी आप कराची में भी देखें, आई डोंट नो कि क्यों वहाँ पे जो है वो ऑडियंस जो है वो स्टेडियम नहीं जा रही। रावलपिंडी आप देखें, मुल्तान इवन देखें, आप लाहौर देखें, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त क्राउड था और जैम पैक जो था वो स्टेडियम था। तो आई बिलीव के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा सा जो है इसकी प्रमोशन को भी थोड़ा सा लेट किया। कुछ जो हमारे जनरल इलेक्शंस थे वो और कुछ बोर्ड के अपने इलेक्शंस, तो ये मिक्सअप ऑफ थिंग्स था जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो इस दफ़ा पीएसएल का मज़ा वो वाला नहीं है, जो वो रंग नहीं आया जो रंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पीएसएल से। काशिफ भाई, पहले ज़रा आपसे भी यही बात, थोड़ा सा यार डल चल रहा है, वरना इतनी हाइप पीएसएल की होती थी। अब वो हाइप भी, वो इसमें बहुत बड़ा कसूर ज़ाहिर है बोर्ड का है, फिर पिक्स का भी है, ड्राफ्टिंग के पूरे सिचुएशन के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब तो खैर 10 साल पूरे होंगे जब 10वां सीज़न होगा, उसके बाद दोबारा मुआहदे होंगे एक नई शक्ल में। और एक कंपनी के तौर पर पीएसएल की एक कंपनी बनाने का मुतालबा किया है तमाम फ्रेंचाइज ने, जिसका ये मतलब हुआ
कि एक तो ड्राफ्टिंग से निकलेंगे और डायरेक्ट साइनिंग या ऑक्शन की तरफ आएंगे। मैं तो कहता हूँ आप दोनों काम करें, कंट्रोल ड्राफ्टिंग कर लें अपने नए लड़कों को, और जो टीम के लड़के हैं हमारे अपने जो ड्राफ्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, छोटे ममालिक जब आ जाते हैं, और कुछ 3-4 प्लेयर्स की हर एक टीम को ऑक्शन की इजाज़त देंगे, 3 या 4 प्लेयर्स की बोली ज़रूर लगा लें। क्या कहते हैं जी काशिफ भाई? जी, पहली बात तो ये है कि जितनी भी लीग्स होती हैं उनकी अट्रैक्शन ही ये होती है कि आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स हों और ए कैटेगरी के प्लेयर्स हों। इस दफ़ा अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास प्लेयर्स जो हैं उस क्वालिटी के नहीं आए, जिसकी वजह से इसका रंग जो है वो फीका पड़ गया। और दूसरी बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मार्केटिंग की थोड़ी सी कमी थी, क्योंकि ये ऐसे इवेंट की हाइप तभी क्रिएट होगी अगर आप मार्केटिंग वालों को इन्वॉल्व करें एटलीस्ट महीना पहले, ताकि ये है कि पूरा एक एटमॉस्फेयर, चार्ज्ड एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट हो, वो हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर सके। और उसके अलावा मैं समझता हूँ चूंकि पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस चूंकि पिछले दिनों में अच्छी नहीं रही, न्यूजीलैंड का टूर हमारा अच्छा नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया का टूर हमारा अच्छा नहीं रहा, तो इसलिए वो भी इम्पैक्ट डेफिनेटली टीम के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से टीम जो है वो कमज़ोर हुई है। और जहां तक आपने बात की कि एक नया रंग देनी चाहिए पीएसएल को, बिल्कुल नया रंग देना चाहिए। देखें, जितना आप ज़्यादा मार्केटिंग, जितने ज़्यादा कमर्शियल, जितने ज़्यादा प्लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही इसका रंग जो है वो ज़्यादा निखर कर सामने आएगा। पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलेंगे और पीएसएल का नाम बनेगा, तो ऐसा मुमकिन होना नज़र नहीं आता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपने साथ जो है इन्वॉल्व करें। जिस तरह पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई हुई है प्लेयर्स के ऊपर कि जी आप सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं, इसी तरह बाकी मुल्कों ने भी अपने प्लेयर्स के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं कि वो कम से कम लीग्स खेलें और अपने मुल्क को ज़्यादा टाइम दें। तो ये भी एक इम्पैक्ट है पाकिस्तान को, इसके ज़रा थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखने की ज़रूरत है, ताकि जो रेवेन्यू प्लेयर्स को बाकी लीग से मिल रहा है उसके अगर बराबर नहीं है तो एटलीस्ट थोड़ा करीब तो उसके आ सकें हम वो इकट्ठा करने में। और उसके अलावा अरसलान, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आपको विंडो ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी विंडो में आप पीएसएल कराएं जब दुनिया क्रिकेट में ना हो। इंग्लैंड में, इंग्लैंड इंडिया का मैच हो रहा है, श्रीलंका अपना बिजी है, ऑस्ट्रेलिया अपना बिजी है, जब सारे मुल्क अपने अपने नेशनल टीमें खेल रही होंगी, अपनी नेशनल ड्यूटी दे रही होंगी, तो फिर ए कैटेगरी के प्लेयर्स जो हैं वो आपकी लीग में नहीं आएंगे। इसलिए विंडो को ढूंढना, असल विंडो निकालना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पीएसएल के लिए। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं काशिफ भाई, मैं ज़रा जिशान आपसे अगर ये बात करूँ, ये बार बार लोग इस पर बात कर रहे हैं कि आपको विंडो ऐसी तलाश कर, लेकिन ना अब आईसीसी ने भी ये काम शुरू किया। आईसीसी ने पूरा साल इंगेजमेंट शुरू कर दी है टीम्स की, और ये शायद इसलिए है कि लीग जो है वो अब एक लोकल टूर्नामेंट बन जाए। ये ना हो कि सारी दुनिया में प्लेयर्स लीग खेलते रहे, और शायद सारे बोर्ड्स ने यही सोचा कि प्लेयर को तो नहीं रोक सकते, और आईसीसी के थ्रू ये काम कर लें कि लीग्स को बढ़ा दें। लेकिन इसमें फ़ायदा आईपीएल को होने जा रहा है, एक को फ़ायदा बहुत बड़ा होगा। उनके लिए एक अलग विंडो होगी, उनकी विंडो में ना तो वर्ल्ड कप होगा, ना एशिया कप होगा, ना कोई बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट होगा, यानी एसीसी और आईसीसी दोनों का कोई टूर्नामेंट नहीं हो। ये देखें आप काम। देखिए, हम आईसीसी की जो भी पॉलिसीज़ हैं उस पे अगर हम कोई बात करें तो बात कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर, जिसके अम्ब्रेला के अंडर जो है वो सारे जो मुल्क हैं वो खेलते हैं। जहाँ तक बात आपने की कि आईपीएल देखें, जो सबसे ज़्यादा फंड्स जनरेट करके दे रहे इस वक्त आईसीसी को, वो जो है वो बीसीसीआई है। वहाँ की जो एडवर्टीज़मेंट्स हैं और जो प्रमोशन है, जो भी उनको पैसे मिलते हैं और वो जनरेट कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आईसीसी को वही इस वक्त बेनिफिट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो आईसीसी को बेनिफिट करेगा तो उनका टिल्ट भी जो है उसी कंट्री की तरफ होगा। बिग थ्री की बात हम करते थे, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडिया है, लेकिन आई बिलीव सिर्फ इंडिया इस वक्त जो है वो डोमिनेट कर रहा है आईसीसी को। अब जहाँ तक बात आपने की और लीग्स की कि वहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनको सिर्फ 2 लीग्स के लिए इजाज़त दी गई है, ये ना सिर्फ इसलिए कि आईसीसी या उनके इवेंट्स पे कोई ऐसा कोई जो है इफेक्ट करे, बल्कि ये इसलिए भी अच्छा है कि जो प्लेयर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लिमिटेड क्रिकेट खेलें। अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग देखें, इस पर बड़ी बात हो रही है कि जबकि लाहौर कलंदर की बड़ी अच्छी टीम है और उसमें जो है उनकी बॉलिंग क्लिक नहीं कर रही, तो बॉलिंग डेफिनेटली क्लिक नहीं करेगी। आपने एशिया कप खेला, आपने वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद आपने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेली, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज़ खेली, और इसके बीच में आपने कनाडा का एक लीग खेली, फिर यहाँ पे आके आपने IL T20 खेली, अब आप IPL खेल रहे हो।
तो हाउ कुड यू लाइक बिलीव के कोई भी जो बॉलर है, इवन मतलब बैटर्स के लिए ये होता है वो जितनी ज़्यादा मैचेस खेलेंगे इतने वो मेच्योर होते हैं, इतनी उनकी टेक्निक और स्किल्स में जो है वो इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन जहाँ तक बॉलर्स का ताल्लुक है, इवन स्पिनर्स भी जो हैं उनको भी एक लिमिटेड क्रिकेट खेलनी पड़ती है, अपनी फिटनेस और अपनी बॉडी को जो है वो बचा के रखना पड़ता है ताकि आप नेशनल साइड को जो है वो सर्व कर सको, ना कि अपने जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को कि हर लीग्स आप खेलते रहो। हाँ, ये पहलू उसमें ज़रूर आता है कि अगर आप 1 या 2 लीग्स छोड़ते हैं जहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है या आपको सिलेक्ट किया जाता है, तो डेफिनेटली बोर्ड का ये काम बनता है कि अगर आप उनको मना करते हैं ऐसे प्लेयर्स को, तो फिर उसको कंपनसेट भी करें फाइनेंशियली, ताकि वो जो चीज़ है वो एक इनसिक्योरिटी है जो हमारे मुल्क में आप देखते हैं कि एज अ क्रिकेटर सारे प्लेयर्स को है कि टीम में रहना चाहते हैं ताकि उनके लीग्स और कॉन्ट्रैक्ट्स चलते रहें। इवन डोमेस्टिक में भी जो है अगर फर्स्ट क्लास में भी रहना है तो किसी ना किसी तरह जो है वो डोमेस्टिक की टीम के फर्स्ट क्लास में रहना है, क्योंकि वहाँ पे भी अब थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, तो वहाँ तक जो है ये इनसिक्योरिटी आती है। तो आई बिलीव कि अगर कम खेलें प्लेयर्स तो बहुत अच्छा है ताकि अपनी कंट्री को सर्व करें, लेकिन उसके लिए फाइनेंशियली उनको कंपनसेट करना अच्छा, लाजमी एक और चीज़ भी काशु भाई, हम बड़े लंबे अरसे से इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेयर्स के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अब आपने देखा जैसे पोलार्ड एक शादी की तकरीब के लिए पैसे लेके पीएसएल छोड़ के चले गए, कितना बड़ा डैमेज पहुंचा कराची किंग्स को, तो वैसे ही डैमेज था, ऊपर से वो भी पहुंच गया। अब आप उन्हें रोक नहीं सकते भाई, पैसे जहां मिलेंगे वो जाएंगे। फिर फॉरेन प्लेयर्स के साथ मुआहदे हम इतने सख्ती से कर नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास ड्राफ्टिंग वाला मसला है और हम 1 करोड़ 1.5 करोड़ की विंडो के अंदर लोगों को लेना होता है। हालांकि मैं आपको बताऊं, शुएब जट यहाँ बताकर गए और मुझे खुद भी इसका पता है, और फिर मैंने डिस्कस किया फ्रेंचाइज, मैंने कहा वो ये बात तस्दीक भी कर की उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड कि हाँ, हम जितने पैसे ड्राफ्टिंग में देते हैं उससे ज़्यादा ही देने पड़ते हैं, तब जाके प्लेयर को अच्छा आता है। ये नहीं होता कि ड्राफ्टिंग में हमने जितने का ले लिया तो उतने का प्लेयर, फिर उसको पर्क्स और बाकी चीज़ें कहकर तो अच्छी खासी देनी पड़ती हैं। तो फ़ायदा क्या है, आप दे दें 3-3 4-4 टीम, पैसे तो फ्रेंचाइज ने देने हैं ना, पैसे किसी और ने थोड़ी देने हैं। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। देखें, शुरू में हमने यही बात की कि आपको फाइनेंशियल साइड देखनी पड़ेगी और क्यों ये लीग क्रिकेट जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है पूरी दुनिया में, और प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल ड्यूटी छोड़कर और नेशनल टीम से जल्दी रिटायरमेंट ले रहे हैं और लीग्स खेल रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल साइड को सारे देख रहे हैं। देखें, प्लेयर्स के लिए ये ब्रेड एंड बटर है। अगर आप उनको नहीं प्रॉपर देंगे, दुनिया के साथ compete नहीं करेंगे, तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। IPL है, उसके बाद कैरेबियन लीग है, BBL है, श्रीलंका में लीग्स हो रही हैं। आप सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया भी तैयारी कर रहा है क्रिकेट जी हाँ खिलाने की। दुबई में, अबू धाबी में हो रही है। अभी देखें, जब पाकिस्तान में सर PSL हो यूएई रहा के था तो लिए दुबई, चला गया ना, अबू धाबी में। उस्मान नहीं, कोयटा ग्लैडिएटर का प्लेयर, उसको बुलाया गया। आप देखिए पाकिस्तान ने तो खिलाया नहीं, उसकी परफॉर्मेंसेस देख के यूएई में बुला लिया उसको दुबई वापस आए जी, हम एक इंटरनेशनल टूर के लिए आपको भेजते हैं। हाँ, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ ना कि ये फाइनेंशियल साइड देखना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप फाइनेंशियल साइड कैसे देखेंगे कि जब आप रेवेन्यू साइड को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप आगे एक्सपेंस कर सकते हैं ना। तो रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एक ब्रांड बनाना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मार्केटिंग के लिए भी लोगों को इंगेज करना पड़ेगा ताकि लोग जो है इसकी इंपॉर्टेंस को समझें। इसीलिए अभी जो जो मोहसिन नकवी साहब काम कर रहे हैं PCB चेयरमैन के, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बड़ी ज़रूरत है। पाकिस्तान के स्टेडियम की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। करता हूँ मैं इस आप पे अगर बात आज आपसे। अपने हम पड़ोसी मुल्क में देख लें तो वहां पर लाख लाख 1.5 लाख लोग एक स्टेडियम में इकट्ठे होते हैं, और हमारे यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी 30 से 35 हज़ार लोगों की कैपेसिटी है, 40 हज़ार की कैपेसिटी होगी मैक्सिमम। तो वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको याद होगा हम दोनों ने एक प्रोग्राम किया था, कंपैरिजन बिटवीन IPL एंड यस PSL, तो हमने यस, उसमें देखा था कि IPL में रेवेन्यू ज्यादा है, मार्केटिंग ज्यादा है, लोगों की इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर वो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसलिए अगर अगर 9 साल 10 साल हो गए, तो अब जब ये 10 साल बाद दोबारा से एग्रीमेंट्स होंगे, एक कंपनी बनाने का सोचें, तो फिर इस सब स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो जो आपका जो CEO हो, बोर्ड का हो या PSL का हो, वो एक बिजनेस का बंदा हो, एक मार्केटिंग का बंदा हो, जिसके पास स्किल्स हो कि वो इसको आगे, ब्रांड को किस तरीके से आगे लेकर चलेगा। तो इसलिए ये सब चीजें जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। सैफ भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बहुत सीनियर और क्रिकेट एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरसलान, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक ठीक हैं? हूँ सैफ भाई, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। सैफ भाई बहुत बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे मजेदार। इनवाइट किया और हमेशा याद रखते हैं, आपका बहुत मेहरबानी। सर थैंक यू। मैं कहता हूँ आप होते हैं तो ज़रा रंग आ जाता है प्रोग्राम में। सैफ भाई
हम बात सर। कर रहे हैं पीएसएल के रंग की, बहुत फीका पड़ गया। मैं आज जहां भी डिस्कस कर रहा हूं या जिससे भी बात कर रहा हूं, मैंने कल एक्सपेक्टेटर्स यानी शायकीन से भी बात की, मीडिया गैलरी से उतर के ज़रा लोगों में भी गया, मैंने कहा यार ज़रा पूछें क्या कर रहे हैं। ग्राउंड भरा हुआ है पिंडी का, लेकिन पिंडी के ग्राउंड में भी लोगों की यही शिकायत थी कि हम बहुत अच्छे और बड़े नाम जो रीसेंट क्रिकेट के उनको देखना चाहते हैं, और ये उनका गलत बात नहीं है, उनकी डिमांड है, क्योंकि वो प्यार करते हैं, पैसे भरते हैं, आते हैं, मैचेस देखते हैं, हमारे हाउसफुल कर रहे हैं, तो उनकी डिमांड को तो मद्देनजर रखना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इस पीएसएल के अंदर वो कलर नजर नहीं आया जो कि आना चाहिए। जिस तरह 24 दुनिया भर की लीग्स होती हैं, दूसरे पड़ोसी मुल्क की बात की जाए या दूसरी और लीग की बात की जाए, उसको बड़ा रंगीन बनाया जाता है, कलरफुल बनाया जाता है, उसके लिए पूरा एक माहौल क्रिएट किया जाता है। 24 के स्टार्स को डाला जाता है, सिंगर्स को डाला जाता है, उसको इन्वॉल्व किया जाता है। अब इवेंट ओपनिंग और क्लोजिंग में तो आप ये चीजें कर लेते हैं, लेकिन ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो पूरे महीने का हमारा इवेंट होता है पीएसएल, उसको कलरफुल बनाना चाहिए। पूरे शहर में होर्डिंग्स इस तरह की होनी चाहिए, कलरफुल लाइट्स होनी चाहिए, ग्राउंड के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जिससे आपको आप अट्रैक्शन देना। आप इवेंट को कामयाब करने के लिए बहुत सी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। अफलान हम देखते आ रहे हैं, दुनिया के बड़े जितने भी मुकाबले होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें जैसे की जाता है उस तरह से थोड़ा सा करना चाहिए था। हम इसमें काफी लेग कर रहे हैं चीजों को, और जैसे पहले तो थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन इस बार पीएसएल में मैंने कराची में भी देखा वो कलरफुल नहीं था। जैसे कि क्राउड भी कराची में बड़ा क्रिटिसाइज हुआ है कि क्राउड बहुत कम आ रहा है, तो अट्रैक्शन डालनी चाहिए। अच्छा, उसके कुछ रीज़न है सैफ भाई। मैंने कल ना बदी भाई के साथ प्रोग्राम किया, काशिफ भाई, जिशान और सैफ भाई। ज़रा सैफ भाई पहले आपसे शुरू करूंगा, फिर कराची के 2-3 दोस्त हमारे यहाँ फैजान लखानी आए हुए कवर करने, और भी दोस्त हैं। जी फैजान आए, उन सबसे मेरी कल डिस्कशन हुई और एक ही बात पता चली। ये बात दुरुस्त है, चूंकि मैं खुद पैदा हुआ हूँ कराची, पला बड़ा हूँ, तो मुझे वहाँ के माहौल और रूट्स का अंदाज़ा है। वही कहते हैं यार 2-2.5 घंटे चारों अतराफ, यानी कारसाज ले लूँ मैं, हसन स्क्वायर ले लूँ, जौहर ले लूँ, और सदर वाली तरफ से आती हुई ट्रैफिक ले लूँ, तो चारों अतराफ से ट्रैफिक बंद है। आगा खान वाला रोड, वो सारा ट्रैफिक बंद है। 2-2.5 घंटे फिर पूरा कराची ब्लॉक हो जाता है, और फिर लोग अपने ऑफिस से निकलें, 2-2.5 घंटे ट्रैफिक में फंसे, और 1.5-1 घंटा सिक्योरिटी पास करें, और फिर जब वो पहुंचे तो उनको कहें गेट नंबर इससे नहीं जाना, उससे जाना है। तो ये बड़े प्रॉब्लम है, लोग फिर इससे हेक्टिक हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, हम जब पीएसएल या कोई भी इंटरनेशनल टीम आती है पाकिस्तान, तो सिक्योरिटी रीजन या व्हाटएवर बहुत सी चीजें होती हैं, इस वजह से रोड्स बंद किए जाते हैं। और आप बिलीव करें कि जो मिनटों का सफर है वो घंटों में तय होता है। और दूसरी बात ये कि जो हम रोड्स बंद करते हैं, इससे ये होता है कि हमने अगर स्टेडियम नाजनाबाद वाली साइड से गुलशन वाली साइड से है ना, तो वो रोड तो टोटली बंद होता है। अब ये शारा फैसल वाला रोड खुला होता है, लेकिन अब उसको इतना ट्रैफिक उस एक शहर की आर्टरी को बंद कर दें तो उसका इतना बुरा इम्पैक्ट आता है पूरे शहर के ट्रैफिक पर, जो मेन आर्टरीज होती हैं, तो उससे बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। और फिर दूसरी बात देखें, ये मैं परसों आसिफ के शो में बैठा हुआ था एक चैनल पर, तो वो यही डिस्कस मुझसे हो रहा, पूछ रहे थे कि साहब भाई ये बताएं, अब आप गाड़ी 2 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी पार्क करें आप, फिर वहां से पैदल या अगर शटल सर्विस अगर नहीं है तो वो फिर आप वहां से 2 किलोमीटर दूर आप आए एग्जैक्टली। फिर आप सिक्योरिटी के लिए आपने 10 जगह लाइनें लगे, फिर अंदर आए, आपको पता लगे रूट आपको ये गेट नंबर ये नहीं है, फला है, दूसरा है। तीसरी बात ये कि आप जब अंदर जाएं तो अंदर आपको जो है वो आपके वॉशरूम्स ये, और फिर वो खाना बहुत महंगा है जी। पता नहीं, मुझे कोई बता रहे थे कल कि जो बिरयानी की प्लेट है वो भी 500 बिरयानी 200 वाली बिरयानी 500 रुपए की मिले, 300 वाला पिज्जा 700 का मिले। अब इस तरह से मुझे बताएं, 2000 रुपए का पास लेके अंदर कोई मैच उसके 5000 तो लग गए, तो वो उसके 2000-4000 बच्चों पे खाने में खर्च कर दे, तो अब मुझे बताएं वो उससे बेहतर है कि वो अपने घर में बैठ के ना मैच देखे। यस बिल्कुल तो ट्रू। एक छोटा सा ब्रेक, अच्छा साहब मैं एक ब्रेक लेता हूँ। ये देखिए ना, अब ये चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कराची में क्राउड नहीं आ रहा। कराची का क्राउड बिल्कुल आएगा, थोड़ा सा उनका मिजाज भी समझने की ज़रूरत है। वहाँ पर एक बंदा सुबह अगर 7 बजे नौकरी के लिए निकलता है तो वो 8-9 बजे थका आ रहा घर आता है, क्योंकि वो बहुत लंबा ट्रैवल है, कराची बहुत बड़ा है। और जब वो चले 6 बजे भी आ जाए और बच्चों को लेकर निकले, तो अगर 9-9:30 ही उसे ग्राउंड में पहुँचना है तो वो मैच क्या देखेगा, एक इनिंग तो उसकी चली जाएगी। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी मजीद बात करें। वेलकम बैक जी। अच्छा, कराची के क्राउड पर बात हो रही थी, सैफ भाई ने तो बड़ी डिटेल बात की। जिशान,
चूंकि आप क्रिकेट खेले हुए पूरे पाकिस्तान में खेले हुए, डोमेस्टिक बड़ा लंबा अरसा, सैफ भाई तो हर जगह खेले हुए, इसलिए हर जगह का माहौल बताया। आप हो गए, काशिफ भाई कमेंट्री करते हैं हर जगह, डोमेस्टिक और बाकी PSL वगैरह लास्ट ईयर टेस्ट की भी की। तो ये जो क्राउड का मसला है ना, ये बिहेवियर्स भी हैं शहर के भी। आपने बहुत बड़ा शहर है कराची, और ज़ाहिर है इतना लंबा ट्रैवल के बाद सिक्योरिटी पास, ये समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मामला बेहतर करना होगा। वसीम अकरम गए, वो पहुंच ही नहीं पाए, फिर उन्होंने बताया भी कि मेरे साथ क्या हुआ। मिसबाह उल हक वसीम अकरम। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जो हमारे साथ एक सिक्योरिटी का इशू हुआ था 2009 में, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2015-16 में जो है हमारी क्रिकेट रिवाइव हुई है कंट्री में। तो बोर्ड जो है वो दोबारा कोई ऐसा नेग्लिजेंस वाला कोई स्टेप नहीं अफोर्ड कर सकता कि जिससे कोई इशू बन जाए, क्योंकि जहाँ तक नेशनल क्रिकेट की बात है वो तो चले हम दूसरे कंट्रीज़ में जाके खेल सकते हैं। PSL के जहाँ तक बात है, हमने एक पहले 2 या 3 साल जो है वो UAE में खेली, जिससे आपको पता है कि ग्राउंड खाली होते थे, वो मज़ा नहीं था उसका। तो इस चीज़ को देखते हैं, लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि अगर ग्राउंड के कराची स्टेडियम के चारों तरफ की जो रोड्स हैं वो आप ब्लॉक कर देंगे, तो वहाँ का जो आम ट्रैफिक है वो भी डिस्टर्ब होगी। और जिसने ग्राउंड आना है, बड़ी दूर दूर है ना, आप देखिए कारसाज इतना बड़ा एक लंबी रोड है, जौहर में डालमिया होता था पुराना, उसके पास से वो नेशनल स्टेडियम तक जाएं, फिर दूसरी तरफ आगा खान वाला रोड जो है वो बहुत PIB कॉलोनी का चौक बनता है वहाँ से, और इधर से हसन स्क्वायर से, बहुत लंबा काम है इन चारों जगह। इवन आप पिंडी में देखें कि वो जो पुराना एयरपोर्ट है, PF बेस है, उसके पास वो खाली प्लॉट पे जो है आपने वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, फिर वहाँ से शटल जो है वो आपको लेके जो है वो वहाँ तक आएगी, ग्राम जो डबल रोड है वहाँ, फिर यहाँ से पैदल आपको जो है वो, मतलब ये भी एक पूरा प्रोसेस है कि जो फैमिलीज जो हैं उनके साथ बच्चे होते हैं, आप इवन मतलब आप इस तरह से तो उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं कि जो फैमिलीज हैं उनके लिए आप थोड़ा सा नरम कर लें, ये कि यार उनको एक हद तक आने दें, वहाँ पे कोई पार्किंग का वो बना लें और वहाँ से वो आ जाएं। तो इसमें जो है थोड़ा सा फैमिलीज़ के लिए और बाकी भी जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाएगा कि ग्राउंड में जो एंट्री है वो जब तक इतनी डिफ़िकल्ट होगी तो फिर मैं खुद एज अ क्रिकेटर भी सोचूंगा कि यार इतनी ख्वारी करके मैंने अगर मैच देखने जाना है तो बेहतर है मैं टीवी पे देख लूँ। कि मतलब वहाँ पे अब जहाँ तक खाने की बात आपने की, मैं लास्ट PSL में अपने बच्चों को साथ लेके गया और एक आम स्पेक्टेटर की तरह, मैं कोई VIP पासेस किसी से नहीं मांगे, सही किया, और ख़ुद ही जो है वो मैंने अरेंज किए पासेस और मैं गया। तो मेरे साथ जो बच्चे थे वो खुद भी जो है थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए थे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, और फिर वहाँ पे खाने पीने की वॉशरूम्स की जैसे सैफ भाई ने बात की वो साफ़ नहीं थे। तो इन सारी चीज़ों को महंगा है, अंदर ग्राउंड के अंदर बॉटल पानी की 150 की छोटी और 300 की बड़ी, मतलब आप ये बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, इसको थोड़ा कंट्रोल कर। मैं इस बार तो खैर चेयरमैन को अभी टाइम कम हुआ है, अगली बार के लिए देखते हैं वो क्या करते हैं। बात आपकी बिल्कुल सही है, एक हेक्टिक माहौल बनता है। काशिफ भाई, बात तो हम हमेशा करते हैं कि जी कराची का क्राउड नहीं आ रहा, नहीं है, लेकिन वजूहात भी नहीं देखते, वजूहात भी देखनी होंगी। जी बिल्कुल, और आपने बड़ी वजाहत के साथ इस चीज़ को बयान कर दी है। मैं इसको दूसरे एंगल से बात करता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। जो मुझे सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आपके पास एक ही है कि आप इन ग्राउंड्स को यहाँ से निकाल कर शहर से बाहर लेकर जाएं। वैसे भी अगर हम बात करें कि जी शहर वहाँ कैपेसिटी पहुँच तो जाएगा आपको काशिफ भाई। आप मुल्तान को देखें, मुल्तान बहुत दूर बना था शहर से, अभी आप देखें सारी आबादी स्टेडियम के पास है। नहीं, बिल्कुल आप सही बात करें, बल्कि हमें इत्तेफाक हुआ था मुल्तान जाके कमेंट्री करने का, और जो वो पूरा शहर बंद हो गया था मुल्तान। यही हालत पिंडी की है, यही हालत कराची की, और यही इससे ज़्यादा अबतर हालत जो है वो लाहौर की हो जाती है, क्योंकि लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम बिल्कुल सेंट्रली लोकेटेड है, लिबर्टी और सारे इलाकों के करीब करीब। तो इसका सोल्यूशन यही होगा कि आपको फ़िलहाल इनको शहर से बाहर लेकर जाएं और वहाँ पर आप बड़े ग्राउंड जो हैं वो बनाएं, बड़े स्टेडियम्स बनाएं। और दूसरी बात है कि सिक्योरिटी को थोड़ा रियलिस्टिक रखें। रियलिस्टिक रखने से मुराद ये है कि आप मतलब बहुत ज्यादा ओवर कर देते हैं हम सिक्योरिटी के नाम पर। सिक्योरिटी ये नहीं है कि आप जो है 2-2 3-3 किलोमीटर दूर लोगों को रोकें और वहां से पैदल चलाएं। सिक्योरिटी के अब नए गैजेट्स आ चुके हुए हैं, नए तरीके सिक्योरिटी के आगे में सारी दुनिया अडॉप्ट करती है। उन तरीकों को हमें अडॉप्ट सर करने की हमारे पास जरूरत तो है बड़ा अच्छा ताकि इसको सिस्टम है ना, कंट्रोल कर नादरा सकें। सिस्टम। काशिफ भाई, आपको याद जी होगा नादरा खुद भी यहाँ काम कर रही थी पुलिस के साथ, कितनी आसानी से हर चीज़ हो रही थी, गेट के ऊपर डिटेक्शन होती थी, नादरा सारी चीज़ें फटाफट सेकंड्स में वेरीफाई करती थी, उनकी मशीन्स हैं, तो ये कोई इतना बड़ा काम ही नहीं है।
और दूसरी बात है कि अगर आपने लोगों की गाड़ियां रुकवानी है तो कहीं प्रॉपर पार्किंग का सिस्टम होना चाहिए, वहां से शटल जो हैं वो चलें रेगुलर बेसिस पे, जो कि आपको वो ग्राउंड तक पहुंचाएं। जितनी कन्वीनियंस क्रिएट करेंगे, जितने लोगों के लिए आसानी क्रिएट करेंगे, उतना ही आसान हो जाएगा लोगों को वहां पर पहुंचना। और उसके अलावा देखें, आप ये वॉशरूम की जिस आप फैसिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये तो आम पब्लिक की या सिक्योरिटी कंसर्न तो नहीं है ना, ये तो आप वहां पर 2-3 लोग रख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेजमेंट का काम सफाई है। का ख्याल रखें। अगर आपको वहां पर जो है चीजें सस्ती देनी है, तो वहां पर आप टेंडर कर सकते हैं, पहले छोटे से टक शॉप क्रिएट कर सकते हैं जो उनको टेंडर पहले करें, वेल लोगों सेड। से रेट्स लें और उसके हिसाब से लोग उस चीज को फैसिलिटेट करें। मैं कहता हूँ इसमें थोड़ा अवाम का भी कसूर है, हमारा भी कसूर है कि हम भी चीजों को थोड़ा सा ना फैसिलिटी को मिस यूज करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम फैसिलिटीज को मिस यूज ना करें, क्योंकि दुनिया में जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है, वो बिजनेस कल्चर डेवलप होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट डेवलप होता है, लोगों के लिए कारोबार के मौके पैदा होते हैं। यहाँ उल्टा हिसाब है, यहाँ जिनके कारोबार होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं उतने दिनों के लिए, जब जब पीएसएल या हो ऐसे गई ना यहाँ इंटरनेशनल पे टूर्स फूड होते हैं। स्ट्रीट बंद हो गई ना रावलपिंडी, मतलब सही कह एक रहे कोई इवेंट हो गया, उसका तरीका ये तो नहीं है ना कि आप इतनी मुश्किल लोगों को क्रिएट करें, सोल्यूशन निकालना चाहिए। हमारा सोल्यूशन का आसान तरीका ये है कि लोगों को रोक दो, तो ये सोल्यूशन ही निकल आया, बिल्कुल सही। हैं। चले जरा आते हैं वापस मैच के ऊपर। यार सैफ भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर 118 पे बस कर गई, समझ नहीं आया मामला क्यों, क्या है? मतलब अच्छी टीम है और टॉप टीम है, मुल्तान सुल्तान को सबसे तगड़ा टाइम देने वाली वही लग रही थी, लेकिन मुझे तो लगता है पेशावर ज़ल्मी बेहतर टाइम दे रही है मुल्तान सुल्तान को। दोनों मैच हरा दिए लीग में उन्होंने। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं ऐड करूं इसमें, ट्रैफिक की जो आपने बात करी, अभी मैं यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला के इवेंट में आया हूँ, मेरे साथ हफीज और अजहर अली भी आए हुए हैं। तो अभी आपसे बात हुई ब्रेक पे, तो मैं पीपर पे आपके साथ हूँ, तो जिस पूछ रहे थे मैंने बताया मैं अरसलान के शो में हूँ, तो हंसने लगे ट्रैफिक की बात सुन के, यार ये क्योंकि ये फंसे थे यार एक ट्रैफिक में। रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हैं वहाँ और जी अजहर अली हैं वहाँ, जी तो उनसे जी, अजहर अली पूछें मेरे साथ है। कि उनके बेटे का पासपोर्ट इब्तिसाम का ट्विटर वो मैंने पे। अभी, अजहर ने मुझे लाइव दिखाया है, अजहर ने मुझे लाइव दिखाया है, अभी 1 घंटे पहले अजहर ने दिखाया है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो जेन्युइन है और नहीं पीसीबी से बिल्कुल क्लेरिफाई जेन्युइन है, हो गई है। लेकिन क्या ऐसे पासपोर्ट डालना अजहर अली की कॉन्सेंट से डाला गया ये पासपोर्ट? उसने पीसीबी को दिया था, अब ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन अजहर ने मुझे अभी दिखाया है गाड़ी में कि यार देखिए मेरा बच्चे का जेन्युइन है, और नहीं पहला वो तो पासपोर्ट भी जेन्युइन होगा, दिखाया। अजहर अली का तो बिल्कुल जेन्युइन पहला होगा, और पासपोर्ट भी अजहर अली खुद दिखाया, भी उसके बहुत बाद जो जेन्युइन 3 है। पासपोर्ट बने तीनों दिखाए उसने। नहीं, और यही बात अब देखे वो चलें, ये किसी बात ने पे कि तो मैं हमारे एक करूंगा आपसे दोस्त बात। हमारे हमारे एक दोस्त ने ट्वीट कर दिया, हमारे आपके एक दोस्त ने ट्वीट कर दिया, जिससे थोड़ा इशू बना, तो उसने वो क्लेरिफाई करने के लिए पीसीबी को दिया था। आई डोंट नो कि वो फिर कैसे आ गया। नहीं मुझे लेकिन जो ये अजहर ने भी गलत, मैं दिखाया। मेरा कहने का वो मेरा दोस्त तो नहीं है, वो तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं होता साहब भाई जो खामखा में ये चीज़ें इस तरह के काम करें नहीं नहीं, और ये हमारी क्रिकेट प्राइवेसी लीक कम्युनिटी का करे, है ना, मुझे बहुत क्रिकेट अफसोस होता है। हमारे मैं क्रिकेट मैं इसको हमारी जर्नलिज्म ही नहीं क्रिकेट मानता। सर वो हमारी क्रिकेट कम्युनिटी का प्लेयर ही है ना। नहीं लेकिन एनीवे हमारा भी है दैट ना सर, एक हमारी तरफ से भी है ना, उसने भी कर जी जी दिया ना। बिल्कुल तो ये वो बिल्कुल। अच्छा आप तनवीर की बात कर रहे हैं, मैं उनकी ख्वाजा की जी, बात कर रहा हूँ, कादिर ख्वाजा की। अच्छा उन्होंने भी अच्छा कर दिया। अच्छा। हाँ जी, तनवीर साहब ने भी किया, लेकिन ये चीज़ है अजहर तो वैसे भी। अच्छा ये इशू क्यों बना है? बड़े अरसे से अजहर अली इसकी तस्हीह करवा रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है क्रिकेट बोर्ड को भाई, क्यों नहीं ठीक करते उमर उनके बेटे की? वो कोई उसकी वेबसाइट का इशू है जो उसने मुझे अभी बताया था, कि वो हो जाएगा क्लियरफाई, उसने वो कहा हुआ भी है उनको, वो हो जाएगा, वो जो से भी मेरी अभी डिस्कस हुआ। चलें, अच्छा अच्छा हुआ ये दूसरी बात बात ये, डिस्कशन हो गई, तो आपसे इस वक्त इस मौके पर ये बात भी हो गई। क्योंकि चले अभी वो ट्वीट देखा मैंने, रात को ट्वीट हुआ तो उस पर डिस्कस हो रहा था मेरे से बैठे हुए, तो वो मुझे बता रहा था यार देखिए इस तरह से, इस तरह में, तो नहीं, मुझे लेकिन इस पता भी तरह नहीं था, मैंने पासपोर्ट ट्वीट किसी देखा के नहीं। कंसेंट के बगैर उस बच्चे का पासपोर्ट ट्विटर पे डालना, वो उन्होंने भी किया, एक जर्नलिस्ट ने भी, वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो जिसमें मतलब अजीब बात है भाई, एक पर्सनल बात है, वो ठीक कराना चाह रहे हैं, अजहर अली करवा लेंगे, और जाहिर है वो दुरुस्त भी हैं अपनी जगह, राइट पे हैं। चले सैफ भाई वापस आते हैं इस पे जी जी मैच जी पे। सर कोयटा ग्लैडिएटर, क्या इशू है कोयटा ग्लैडिएटर का और 118 पे आउट होना? कोयटा देखें, थोड़ा थोड़ा टूर्नामेंट कोयटा इस बार बहुत डिफरेंट टीम नजर आई है और बहुत अच्छा इस वक्त खेल रही है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है कोयटा ने इस बार, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इस विकेट पे मैच हुआ है, थोड़ा ड्राई विकेट था, बॉल ग्रिप कर रहा था, थोड़ा सा विकेट में कुछ तरह का बैटिंग ट्रैक नहीं था, और पहली बार ही कोयटा की आ गई, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल था इनको इस विकेट पे खेलना। इस वजह से इनकी बैटिंग उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी। रूसो फॉर्म में नहीं है, जैसन रॉय भी इस तरह की फॉर्म में नहीं है, तो थोड़ा सा इशू बन रहा है इस कोयटा की बैटिंग ऑर्डर में। सरफराज परफॉर्म नहीं कर रहा है, सरफराज से उस तरह की बैटिंग नहीं हुई इस पूरी टूर्नामेंट में, और सबसे की भी आपने देखा कि वो बड़ी इनिंग नहीं खेल पा रहा है।
तो बैटिंग थोड़ा सफर कर रही है इस वक्त कोयटा ग्लेडिएटर्स इसका की, मतलब है कि इसलिए इनके मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके देखें, अगर रदरफोर्ड रन करता है तो ये मैच जीत लेते हैं, जीते हैं, जो मैच जीते हैं आपने देखा होगा। अकील हुसैन ने एक मैच जितवाया है। तो इनकी बॉलिंग तो कदरे बेहतर है, जहां थोड़ा सा बॉल ग्रिप हुआ और ब्रेक हुआ हल्का सा, वहां प्रॉब्लम में आई है कोयटा। और लेकिन अभी 3 मैच हैं इनके, और अभी इतना इजी नहीं होगा इनको टूर्नामेंट से बाहर होना। इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद इस वक्त प्रॉब्लम में आ गई है, क्योंकि इस्लामाबाद के 2 मैच बाकी हैं। आज का बड़ा क्रूशल मैच होगा कराची का, और कराची अभी अगर कल ही कराची जीती है तो कराची का मोमेंटम भी हाई होगा। इस्लामाबाद कल ही मोमेंटम आ है रही हो है। गया। कराची के 3 मैच बाकी हैं, यस, वो 2 मैच भी जीतते हैं तो वो 9 पॉइंट पे खड़े हैं, और अगर वो एक मैच इस्लामाबाद जीतती है तो वो 9 पॉइंट पे खड़ी है, और एक मैच हारती है तो फिर रन रेट में मसला आएगा। तो इस वक्त कराची, इस्लामाबाद और मुल्तान, अपना लाहौर तो ऑलमोस्ट बाहर ही हो चुकी हुई है। तो इन बिल्कुल 2 सही। टीमों में प्रॉब्लम है कि कौन सी क्वालिफाई करेगी उस 4 में और कौन सी बाहर हो जाएगी, रेलीगेट काशिम भाई क्या टूर्नामेंट से कहते बाहर हो हैं जाएगी। इस हवाले से? अगर हम इन पर भी बात करें, फिर मैं ज़ीशान से भी डिस्कस करता हूँ। कल जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर खेली, 118 पे बस हो गई और कन्विंसिंगली कराची ने आराम से कर ली ये 3 खिलाड़ियों के नुकसान पे, तो बेहतर परफॉर्म कर गई कराची कल। आपकी आवाज़ शायद म्यूट है काशिम भाई। आई एम जी सॉरी, जी हाँ जी, जी, अब आ रही है, म्यूट अब था। आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि कराची की टीम पिछले टूर्नामेंट्स के मुकाबले में इस दफा कदरे बेहतर टीम है, लेकिन बड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं क्योंकि उनके कोई भी प्लेयर जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा। जहां तक कोयटा की बात रही है, कोयटा की टीम बड़ी कंपेटिटिव है और उनके पास जो है हर डिपार्टमेंट में अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं। वन ऑफ हो जाता है कि आपके प्लेयर्स नहीं चलते, लेकिन स्टिल मैं समझता हूँ कि कोयटा जो है एक मजबूत टीम है और ये क्वालिफाई डेफिनेटली करेगी 4 में, और आगे जाके फाइनल भी खेलने की अहलियत रखती है। जहां तक कराची की बात है, कराची बहुत मुश्किल होगा क्वालिफाई करने के लिए। मुझे लग ऐसा रहा है जिस तरह लाहौर के साथ कराची दूसरी टीम होगी जो कि क्वालिफाई नहीं कर सकेगी प्लेऑफ्स के लिए, और कराची को दोबारा सोचना पड़ेगा वापस अपने कैंप में जाकर। उनको एक टीम मैनेजमेंट जो है ना उनकी, और टीम जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि उसको किस तरीके से इंप्रूव करेंगे। उनको अच्छे प्लेयर्स इंडक्ट करने पड़ेंगे, इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर्स लाने पड़ेंगे ताकि वो टीम को अपलिफ्ट कर सकें, जिस तरीके से कोयटा ने अपने आप को इंप्रूव किया है। पिछले सीजन में देखें तो कोयटा बहुत डीमोरलाइज और बहुत नीचे गई हुई टीम थी, लेकिन इस मरतबा बहुत बेहतर तरीके से जो है वो कोयटा खेल रही है। और जहां तक आपने इस्लामाबाद की बात की, तो शुरू में आपने बात की थी इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बेहतर है, हर चीज बेहतर है, लेकिन इस्लामाबाद जो है ना वो मेरा ख्याल है कुछ अनलकी रह रहा है क्योंकि एलेक्स हेल्स नहीं खेल रहे। पहले भी ऐसे ही होता था कि एलेक्स हेल्स के इर्द गिर्द जो है पूरी इस्लामाबाद की टीम खेलती थी। जिस मैच में एलेक्स हेल्स और कॉलिन मनरो स्कोर करते थे वो इस्लामाबाद जीतती थी। इस मरतबा शादाब खान के इर्द गिर्द लगता है कि पूरी इस्लामाबाद की टीम खेल रही है। जहां शादाब स्कोर करेंगे वहीं पर ही जो है इस्लामाबाद बेहतरीन परफॉर्म करेगी। अच्छा ज़िशान, अगर हम देखें कराची की परफॉर्मेंसेस, 3 मैचेस उनके बाकी हैं, 6 पॉइंट्स पर वो पॉइंट्स टेबल पे खड़ी है। 3 में से अगर 2 मैचेस भी जीतती है तो 10 पॉइंट ले लेगी। अच्छा, 10 पॉइंट लेने वाली टीम ऑब्वियसली किसी ना किसी एक से टकराएगी। पेशावर ज़ल्मी के 8 मैचेस हो चुके हैं और मुल्तान सुल्तान तो खैर उनका तो मसला ही नहीं है, 12 पॉइंट के साथ 8 मैचेस उनके भी 2 बाकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर के 3 बाकी हैं, इसी तरह कराची किंग्स के भी 3 बाकी हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड के 8 मैच 7 पॉइंट्स, पेशावर ज़ल्मी 9 पॉइंट्स पे खड़ी है। अगर वो दोनों मैच में से एक भी जीतती है तो 11 कर लेगी। तो ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स है, इसके दरमियान थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मामला आज के मैच के बाद सामने आ जाएंगे। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों का। जी बिल्कुल। देखें, इस्लामाबाद के सिर्फ 2 मैचेस रह गए हैं, तो ये वाला मैच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उनको जीतना पड़ेगा तभी वो क्वालिफाई करने की अहलियत में होंगे, वरना ये है कि अगर कराची आज जीत जाते तो उनको सिर्फ एक मैच और जीतना है और वो भी क्वालिफाई कर लेंगे। काशिफ भाई ने बात की कि कराची की साइड आई बिलीव सबसे कमज़ोर साइड है इस वक्त। इवन दो जो है वो लाहौर हार गए हैं, लेकिन लाहौर की साइड बहुत अच्छी थी, वो अनलकी रहे थोड़ा सा, उनसे जो परफॉर्मेंसेज कहीं जो है पैचेस में नहीं हुई जहां पे ज़रूरी थी, उस वजह से वो मैचेस आ रहे। मुझे तो कैप्टनसी का इशू बहुत लगा है यार, जहाँ पर आपने अच्छे प्लेयर्स का यूटिलाइज करना था वहाँ पर आप एहसन को कभी भेज रहे हैं, कभी खुद आ जाते हैं, ना सिकंदर को भेज रहे हैं, ना ब्रैथवेट का यूज़ किया है राइट टाइमली, असद अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठा दिया है,
कामरान गुलाम को भी खिला रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक को नहीं खिला रहे। अजीब ये सिचुएशन मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल से वो T20 जो सीरीज़ अभी होनी है न्यूजीलैंड और जो आगे वर्ल्ड कप है, उससे पहले जितनी भी वो अपनी कैप्टनसी के तजर्बे हैं वो शाहीन जो है वो PSL पे कर रहे हैं, तो उनकी जो फ्रेंचाइज है वो भी उनको अलाउ कर रही है कि आप इसी तरह करें। मतलब आप देखें कल आपको 5वें नंबर पे आके बैटिंग करने का नो डाउट उन्होंने 30 किया, लेकिन ये वंस इन अ ब्लू मून है, कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि मैंने उस दिन भी आपसे यही बात की कि अगर मैं 2 छक्के मार सकता हूँ किसी भी एक बॉलर को, जैसे नसीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ किए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नसीम को जो है वो 5वें छठे पे भेजना शुरू कर दूं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप सिकंदर रजा का रोल खत्म करते हैं जब आप खुद बैटिंग पे आते हैं, आप अगर ब्रेथवेट खेलते हैं तो उसका रोल आप खत्म करते हैं, आप इसी तरह जो है और उनके जो प्लेयर्स हैं, शाय होप है वो उसको वो ऊपर भेजते हैं, कभी नीचे भेजते हैं, उसको खुद भी रोल की समझ नहीं आ रही। तो डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा कि कैप्टनसी के साथ इंतहाई ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो अपना कुछ सोचने की कोशिश कर रहे हैं और आई बिलीव कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं चल रहे हैं। जहाँ तक कोयटा की आपने बात की, कल का मैच मैं देख नहीं सका, लेकिन जो एक थोड़ा सा बीइंग अ क्रिकेटर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि हर रोज़ मैच हो रहे हैं पिंडी में। जब हर रोज़ मैच हो रहे हैं, अब कल मैच हुआ, परसों जो मैच हुआ रात को, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो मैच था वो 2 बजे था। दैट मीन्स आपने रात को पानी लगाया और ऑस भी पड़ी, और वो उसके बाद सुबह जो है वो इतना टाइम ही नहीं मिला विकेट को कि वो जो है उसमें से वो नमी सूख सके। 2 बजे मैच था, तो सुबह सुबह जो भी विकेट होता है वो थोड़ा सा ग्रिप लाजमी करता है। सैफ भाई ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। आई बिलीव, मुझे ये लगता है कि उस वक्त जो है विकेट बहुत स्लो था, और जैसे जैसे वो टाइम हो रहा था, धूप उस पर पड़ रही थी विकेट में, तो वो अच्छा हो रहा था। जबकि आप सेकंड मैच देखें जिसमें शादाब ने भी कहा कि हमारे लिए बैटिंग बहुत इजी हो चुकी थी, लेकिन हम अनलकी रहे कि हम अचीव नहीं कर सके और मैच जीत नहीं सके। तो आई बिलीव, मुझे ये लगता है कि कल का मैच जो है वो कोयटा ने विकेट को सही रीड नहीं किया और बहुत जल्दी जल्दी 118 पे वो आउट। वेरी वेल सेड। क्या कहते हैं सैफ भाई, कोयटा ने फिर विकेट सही रीड नहीं की? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कहा ना, जैसे कि थोड़ा सा ये बॉल ब्रेक हो रहा था, स्पिन ट्रैक था, तो इस पे थोड़ा मुश्किल था कोयटा को बैटिंग करना, क्योंकि थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें फ्लैट विकेटें मिली हैं जिससे बड़े लंबे रन बने, और थोड़ा सा विकेट जो है ड्राई विकेट पर पहली बारी दिन में सन के अंदर बैटिंग करना था, थोड़ा सा मुश्किल हुआ। जहां देखें PSL हो या दुनिया की कोई भी लीग हो, क्रिकेट हो, जहाँ थोड़ा सा भी बॉल ब्रेक होगा, ग्रिप करेगा, वहां प्रॉब्लम आएगी बैट्समैनों को। तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई, लेकिन कोयटा अच्छा टूर्नामेंट रही है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है और बड़ी एक कंबाइन होकर खेली है। बिल्कुल सही कहा काशिफ भाई ने कि इस PSL में कोयटा बहुत चेंज होकर आई है। गो के 3-4 सीजन बड़े बुरे कोयटा के गए, और उसके बाद जो जिस तरह कमबैक किया इस साल कोयटा ने, टीम नहीं बनाई, मैनेजमेंट को पूरा चेंज किया, अपनी कोचिंग स्टाफ को चेंज किया, उसके बाद एक तब्दीली आई है, तो जाहिर है वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कोयटा ऑलमोस्ट आगे जाती हुई नजर आ रही है। एक आध मैच से हम कोई फैसला नहीं कर सकते किसी की परफॉर्मेंस का, लेकिन बेहतर क्रिकेट खेल रही है कोयटा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। काशिफ भाई तैयार रहना, आपसे एक बड़ा ट्रिकी सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है, और मेरा ख्याल है बहुत से लोग पूछना चाह रहे होंगे। मैं पूछता हूँ वो सवाल आपसे एक ब्रेक के। वेलकम बैक। जैसे मैंने कहा था कि काशिफ शबीर साहब से एक बहुत ट्रिकी, बहुत ज़रूरी सवाल जो बहुत सारे लोग पूछना चाह रहे हैं वो पूछूंगा। काशिफ भाई सीधा सा सवाल है लेकिन जवाब चाहिए, क्या खा रहे हैं आप? हमसे छुप के। अच्छा काशिफ भाई, कोयटा पे ज़रा बात करते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, आपने भी कहा बिल्कुल, लेकिन ये जो डेप्थ में बैटिंग का मसला है ये मुल्तान को नहीं आ रहा। हालांकि मैं बताऊं, मुल्तान के साथ खुशदिल एक खामखा है, और बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेशावर ज़ल्मी के साथ बॉलिंग लाइनअप नहीं है उनकी अच्छी, तो सलमान इरशाद खामखा है। और इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड में कल के मैच से पहले फ़हीम अशरफ खामखा थे, लेकिन फ़हीम अशरफ ने कल 41 रन किए। सर ब्रेडमैन राना फ़हीम अशरफ साहब ने 41 रन किए, तो चलिए अब खामखा नहीं रहे। और जो आसिफ अली हैं, उन्होंने जो 2 कमाल के कैचेस पकड़े पेशावर ज़ल्मी के लिए, वो भी बड़े ज़रूरी थे, लेकिन वो भी थोड़ी देर पहले तक खामखा ही थे। टीम में तो काफ़ी सारे लोग खामखा भी हैं। देखें, टीम के अंदर जो है वो सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे नहीं हो सकते जिस तरह आजम खान है, तो इसलिए कोई ना कोई खामखा भी साथ रखने पड़ते हैं आपको। तो जहाँ तक खुशदिल शाह की आपने बात की, खुशदिल एक मैच विनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप उसने पिछले सारे टूर्नामेंट्स में करके भी दिखाया है, लेकिन इस मर्तबा वो नहीं चल रहा, उसका बल्ला जो है वो रन्स उगल नहीं रहा। हो जाता है कभी प्लेयर जो है आउट ऑफ फॉर्म नजर आता है, जिस तरह फ़खर जमान
अगर आप इस तरह खामखा की बात करें तो फ़खर ज़मान भी खामखा है इस टूर्नामेंट में लाहौर के नहीं, लिए। फ़खर ज़मान का मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ, आप ही लोग मुझ पर ज़्यादा गुस्सा कर जाते हैं, ख़ासतौर पे रिजवान भाई, और आप फ़खर का जब भी नाम लेता हूँ यार, फ़खर नहीं, लेकिन ज़मान। सर फ़खर देखिए ने मेरी बात अरसलान सुने, तमाम फ़खर का ना, सीजन में फ़खर का जिताया है। इशू ये है, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा मसला है, और इस वक्त दुनिया भर में कंसिस्टेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ासतौर पे बाबर आजम, रिजवान, वेंडर डुसन, विराट कोहली, इस तरह के प्लेयर्स के बाद ना कंसिस्टेंसी बहुत बढ़ गया कि यार ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। केन विलियमसन को देख लें, आप 2-3 मैचेस खेलें, एक आधे मैच में आप बिल्कुल ठीक है, समझ आता है यार क्रिकेट बाय चांस है आप आउट, लेकिन अगर आप 15-15 मैच के बाद एक खेले और हम कहें यार नहीं, एक बड़े मैच का प्लेयर है फ़खर, ये नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन अगर आप वो देखें पिछला पीएसएल देखें तो वो उसमें लाहौर पिछले 2 पीएसएल बल्कि उसमें लाहौर के मेन जीतने की वजह तो थी वो एक राशिद खान और एक फ़खर ज़मान। बैटिंग में फ़खर ज़मान, बॉलिंग में राशिद तो खान। इसलिए तो और इस हार रही मरतबा है। लाहौर जो फ़खर नीचे फ़खर बैटिंग में एब्सेंट हुआ, राशिद बॉलिंग में एब्सेंट हुआ, तो एग्जैक्टली पूरा पोल खुल गया। एग्जैक्टली यही मैं आपसे कहने लगा हूँ कि इस दफा यही अगर मिड के ओवर आप राशिद के ले आए ना बीच में, और 4 ओवर में राशिद 2-3 इंपॉर्टेंट विकेटें ले ले और 15-20 रन दे अपने 4 ओवर्स में, तो लाहौर दोबारा फाइट बैक कर सकती है। और फखर जमान शुरू के इनिशियल 6 ओवर में पहले पावर प्ले में लाहौर को 60-70 का स्टार दे देते थे, जिसकी वजह से लाहौर जो है वो बाउंस बैक करती थी बड़ी जबरदस्त तरीके से, और इस मरतबा वो नहीं कर सकी, यही प्रॉब्लम था। और डेथ की बॉलिंग जो थी वो उनकी जमान खान के पास आ गई थी, जिसकी वजह से लाहौर बेहतर था। तो इसलिए ये सीजन मैं समझता हूं कि फखर जमान का अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि इससे पहले अगर आप एशिया कप देखें, वर्ल्ड कप देखें और न्यूजीलैंड की सीरीज देखें, कहीं पर भी फखर ने परफॉर्म नहीं किया, और वही फखर की जो थी इनकंसिस्टेंसी वो चलती हुई आ रही है। यही प्रॉब्लम जो है, अगर आप बात करें फ़हीम अशरफ की, तो फ़हीम अशरफ तो मेरी नज़र में T20 के प्लेयर ही नहीं है, उनको वहां पर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वो सर कहाँ चूंकि एक टीम खिलाएं, का हिस्सा बने कहाँ हुए हैं। खिलाएं? वैसे तो मुझे वो कहीं के प्लेयर नहीं लगते, लेकिन कहाँ खिलाएं? नहीं, देखें अब उनको फैसला करना पड़ेगा ना। इमामुल हक ने नहीं आए बीच में, वो नहीं खेलते, वो अपने आप को समझते हैं कि मैं T20 का प्लेयर नहीं हूं, वो नहीं खेल रहे उसके अंदर। हम्म। तो इसलिए आपको खुद फैसला करना पड़ेगा कि क्या आप खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते। और उनकी देखें, उनकी ना बॉलिंग में वो चार्म है या वो किक है या वो स्पार्क है, और ना ही उनकी बैटिंग में वो है। हाँ, वन ऑफ मैच तो अगर आप किसी को भी खिला रहे हैं वो वन ऑफ मैच में स्कोर कर ही देगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। खुशदिल शाह को आप उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि खुशदिल शाह मैं समझता हूँ शायद इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर नजर आए, लेकिन उसमें पूरी अहलियत है कि वो बाउंस बैक कर सकता है, जिस तरीके से इफ्तिखार ने हमें करके दिखाया कोयटा में। कई मैचेस इफ्तिखार ने हमें जिताए भी कोयटा को, और ये आखिरी मैच भी ऑलमोस्ट वो ले गए थे, 5 या 6 रन के फर्क से, एक छक्का रह गया था, वरना इफ्तिखार ये वाला मैच भी ले गए थे। तो इफ्तिखार के इसलिए सामने अगर सलमान इरशाद वाला ओवर आ जाता ना, तो वो 23 ओवर गए थे हाथ से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात है, अजीब एक बात जी। ज़रूर है, सैफ भाई, मेहरान मुमताज़ कमाल की बॉलिंग की, पहला डेब्यू खेला, 4 ओवर शुरू के 10 ओवर्स में करना, वो बैक फुट पे ले गया दूसरी टीम को, और वही बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ा मुल्तान सुल्तान को। वो बैक फुट पे ले गया, 4 ओवर उसके डैमेज पहुंचा गए, एक विकेट उसने ली, 20 रन दिए, और उसने स्कोर रोक दिया। आप देखिए इतनी कनिंग बॉल कर रहा था, मैंने उससे क्वेश्चन भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे अच्छा भी लगा। मैंने उनसे पूछा भी यही, सैफ भाई, कि आपने पहले 10 ओवरों में अपने 4 ओवर पूरे कर लिए, अगर इफ्तिखार जैसा प्लेयर आखिरी के 4 ओवर में आपको मिल जाता और आपके 2 ओवर रहते, तो क्या प्लानिंग थी आपके पास? क्योंकि उस बच्चे ने बॉलिंग इतनी अच्छी की, एक तो वो तेज़ कर रहा था, उसके बाद वो रोक कर भी कर रहा था, वो ब्रेक भी कर रहा था, अपनी ईज ऑफ लाइन जिसे पैट लाइन कहते हैं उस पर भी बॉलिंग कर रहा था, तो बड़ी उसने वैरायटी बॉलिंग की है। जी बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा किसी यंगस्टर प्लेयर का इतनी बड़ी लीग के अंदर इतने कॉन्फिडेंस से बॉल करना। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप यंगस्टर को, इमर्जिंग प्लेयर को, आप जो किसी लीग में खेल रहा है, बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहा है, जो वो टीम जो इस पर टॉप पे जा रही है, उस बॉलिंग उसके खिलाफ, उस बैटिंग लाइनिंग के खिलाफ जिस तरह उसने बॉलिंग की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा प्रोस्पेक्ट है, ये अच्छा इजाफा है पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए। ये खब्बे स्पिनर के लिए, तो हमारे वैसे ही स्पिनर का बड़ा फुकदान होता जा रहा है। तो जिस तरह इसने बॉलिंग की है और बड़ी वैरायटी है इसके पास, तेज, जहां तेज करना, तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी ना, ये बैट्समैन को जज कर लेता है, बैट्समैन को चेक कर लेता है कि ये बैट्समैन क्या चाह रहा है, जो मैंने इसको पिक किया है। और ये किसी भी एक अच्छे बॉलर की निशानी होती है, तो बैट्समैन को चेक करके और अपनी हिसाब से पॉलिसी बनाए कि मैंने उसको कौन सा बॉल करना है। अभी टू अर्ली है, लेकिन जितना ये खेला है मैच, एक मैच में इसने बॉलिंग की है,
इसमें नजर आ गया है। शार्प स्पार्क बॉलिंग की है ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, स्पार्क उसने है। एक ही मैच में दिखाया कि मैं बैट्समैन रीड करके तेज कर रहा था, बैट्समैन के बैट तक बॉल जल्दी पहुंच रहा था वेरिएशन तो से शॉट बॉल नहीं की पड़ी। है, जहां तेज करना हुआ वहां तेज बॉलिंग की है, जहां बचाना हुआ बॉल तो बड़ा कंटेन बॉल की है इसने। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ऐसे बच्चों का आना, क्योंकि वैसे भी T20 क्रिकेट जो यंगस्टर का गेम है, ठीक है, तो ऐसे लड़कों को मौका और देना चाहिए जो कि इस कैपेबल हो, इस कैलिबर के हो, जो कि आपकी क्रिकेट में आगे सर्व कर सकें। सर इतना अपने बाबर आजम पे रिदम- बातें करते थे, अभी सबसे ज्यादा बाबर आजम रोटेट कर रहा है, यंगस्टर्स को खिला रहा है, हारिस को भी चांस दे रहा है, हसीबुल्ला को भी चांस दे रहा है, साइम को साथ खिला रहा है, मेहरान मुमताज को भी मौका दे दिया, जो यंगस्टर, और बाबर आजम अच्छा यूज भी कर रहा है यंगस्टर्स का। देखिए ये तो कप्तान को कॉन्फिडेंस उसकी मैनेजमेंट ने दिया है ना, बिल्कुल मैनेजमेंट ने पावर दी शाहीन है को ना भी दिया सबसे हुआ है। कप्तान नहीं, को कि लेकिन आप वैसे एक बात बताऊं सैफ भाई, कप्तान जी। सारों को मैनेजमेंट ने कहा हुआ है भाई खिला लें, नहीं कहा होगा तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन होंगे, लेकिन सिर्फ मुल्तान सुल्तान और पेशावर जल्मी बहुत अच्छा यंगस्टर्स का यूज कर रहे हैं, अच्छा बेहतर यूज हो रहा है। बहुत अच्छा यूज किया है, और यंगस्टर्स का आना ये बड़ा खुशाइन बात है। और भी इस तरह के ट्रेड्स अगर यंगस्टर है, देखिए उस्मान तारिक को खिलाया है उन्होंने, हाँ कोयटा नॉकआउट बहुत खेला। अच्छा, बहुत अच्छा। वो सिंध प्रीमियर लीग की इजाद है, सिंध प्रीमियर लीग से वो खेला, मोइन खान की टीम में था, तो मोइन खान ने उसको उठा के डायरेक्ट PSL खिला दिया। तो इस तरह एक आई होती है एक सीनियर प्लेयर की, सर एक ग्रेड 2 कोच में की, बेचारा कप्तान इतने की। साल खेलता रहा उस्मान खान की तरह, जैसे उस्मान खान के साथ हुआ, उस्मान ग्रेड 2 खान खिला को भी खिला नहीं के कोई 2 खिलाता फर्स्ट था, क्लास दिए उसको बेचारे को, अब वो चला गया यूएई। उसे भी नहीं खिलाते थे ना, आप जाया कर रहे थे। आप जब ऐसे प्लेयर्स को मौका देंगे तो वो फिर परफॉर्म करेगा, तो वो बड़ी क्रिकेट खेलेगा, आगे जाएगा। Exactly. लेकिन जब प्लेयर को कम मौके मिलेंगे, वो क्रिकेट ही कम खेलेगा। एक दो मैच पे आप जज नहीं कर सकते किसी भी प्लेयर्स को। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, तो मौके अर्ली देने होता चाहिए है, ना, मौका नहीं देंगे तो मौके कैसे दें, होगा? मौके दें और नजर आ जाता है प्लेयर में। हो क्या सकता है कहते हैं कभी जी जिशान परफॉर्म साहब, ना हो। मेहरान मुमताज, फैसल अकरम इज़ अ गुड फाइंड, आरिफ याकूब इज़ अ वेरी गुड फाइंड, और कराची तो खैर खिलाती नहीं है ना, वो इखलाक को एक मैच खिलाया बाहर बिठा दिया, और वो तो फिक्स टीम के साथ जाती है। इसी तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी कोई नए बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ नसीम के भाई खेले जा रहे हैं। देखिए जहाँ तक आपने मेहरान की बात की, थोड़ा सा वो लकी भी रहे इस वजह काशी से भाई कि हंस रहे हैं। मेहरान इसलिए भी थोड़े से लकी रहे कि एक तो मैच पिंडी में था, वो खुद पिंडी के यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेले हुए, लेकिन थोड़ा सा जो उनका चालाकी है उनमें वो ये है कि जहाँ पे बॉल ग्रिप बेसिकली करता है, वो वैसे कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से, लेकिन खेले पिंडी में खेले बहुत पिंडी से हैं वो, तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं वो। जो उनमें नज़र आया वो ये होता है कि जहाँ पे बॉल ग्रिप कर रहा होता है वहाँ पे आपको थोड़ा तेज़ बॉल करना होता है ताकि तेज़ टर्न करे, वो ज़रा डिफिकल्ट होता है बैट्समैन को खेलने में। जहाँ पे फ्लैट विकेट्स होते हैं वहाँ पे थोड़ी पेस कम करनी पड़ती है, क्योंकि आप जितना तेज़ करोगे इतना ही लंबा छक्का और आपको उसने पड़ेगा। दोनों काम किए। तो वो उसने दोनों काम तो उनकी जो बॉलिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। इसका मतलब ये है कि वो सोचने वाले क्रिकेटर हैं, वो सोचते हैं, अपनी बॉलिंग के बारे में सोचते हैं, बैटर के बारे में देख रहे हैं, फील्ड को देख रहे हैं, और उसको जो मैच में चल रहा है उसको देख रहे हैं। उन सब को उन्होंने जो है वो यूजेज में लेके, और कल उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की। बाकी आपने कहा शादाब, नहीं, मैं ज़रा इमाद वसीम पे आपसे बात करूं, ग्राउंड में क्राउड भी इमाद वसीम को देख के जब बाउंड्री पर गए तो बाबर बाबर के नारे लगा रहे थे, उन्होंने जर्सी उतारी और दिखाया नहीं भाई मैं इमाद हूँ, और फिर वो वापस चले गए दायरे के अंदर, फिर बैटिंग पर आए, एक चौका मारा पहली बॉल पे और आउट हो गए। तो कोई ऐसा परफॉर्मेंस इमाद दे नहीं रहे। टीवी पे बात करना और ग्राउंड में परफॉर्म करना बड़ा अलग होता है। देखिए आप जिस टीम से खेल रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी शादाब जो है वो एज ए ऑलराउंडर जो है और एज ए कैप्टन है वो वहीं पे हैं। सर लेकिन इनका किसी ने बैट थोड़ी पकड़ा है या हाथ थोड़ी पकड़ा है, परफॉर्म नहीं, करें। लेकिन अगर आप देखें उनको बॉलिंग में उस तरह से चांसेस नहीं मिले। वो कराची में खेलते थे, एज ए कैप्टन थे, पाकिस्तान टीम में खेलते थे, पहला ओवर कर रहे हैं, कराची में खेल रहे हैं, पहला ओवर कर रहे हैं, इधर भी किए स्टार्ट के ओवर उन्होंने किए, लेकिन उस तरह कंसेक्टिवली उनको यूज़ नहीं किया गया। आई डोंट नो उनका क्या प्लानिंग हो सकती है इस्लामाबाद की। आपने शादाब की बात की, शादाब डेफिनेटली इस वक्त जो है वो अच्छा खेल रहे हैं, वो अब एक बैड पैच से वापस आए हैं और यहाँ पे वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी कर रहे हैं। जहाँ तक आपने पहले बात की, अबरार जो थे आई बिलीव वो इस्लामाबाद में थे, तो जब शादाब खेल रहे थे तो वो उनको भी चांस नहीं मिल रहा था। अभी वो चले गए कोयटा और वहाँ पे उनको पूरा चांस मिल रहा है। और आप देख रहे हैं यही फ़र्क बन जाता है जब आप इस लेवल पे खेलते हैं कि जितने आपको ज़्यादा चांसेस मिलते हैं आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता जाता है, आप एनवायरनमेंट में जो है वो जेल हो जाते हैं। आपको वो जो सारा एक बना होता है पूरे एक टूर्नामेंट का जो एक एनवायरनमेंट बना होता है
उसके साथ भी आपको अपने नर्व्स जो है ना वो रिलैक्स करने पड़ते हैं। अगर आपको ऑन एंड ऑफ मिलेगा, मतलब कभी इमाद को पहला ओवर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, मतलब 2 मैचेस मैंने देखे उनको जस्ट एक ओवर दिया, ठीक है, उनको एक ओवर में 14 भी हुए, 17 भी हुए, लेकिन ये कैप्टन का काम होता है कि आप अपने प्लेयर को कितना कॉन्फिडेंस देते हैं। जैसे आपने बाबर आजम की बात की, उन्होंने मेहरान मुमताज को कॉन्फिडेंस दिया और उसने डिलीवर किया। हसीबुल्लाह को दे रहे हैं, हारिस को भी खिलाया, परफॉर्म नहीं कर पा रहा। इस वक्त जो वो प्लेयर बना रहे हैं वो साइम अयूब को बना रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है बाबर की कि वो जो इस वक्त प्लेयर बनाना चाह रहे हैं। सामने वर्ल्ड कप है, उसके लिए जरूरत है, सही कह रहे हैं आप। देखें अब साइम अयूब को हमने कभी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा, ना मैंने डोमेस्टिक में कभी उनको देखा, लेकिन वो पहला ओवर करा रहे हैं। कॉन्फिडेंस इतना अगर कैप्टन आपको देगा तो आपका दिल इतना बड़ा हो जाता है और आपका खुद फिर परफॉर्मेंस करने का भी दिल करता है, और आप बहुत अच्छी जो है वो थिंकिंग के साथ अपना जो है वो सारा खेलते हो। और क्योंकि आपको पता है कि मेरे पीछे मैनेजमेंट मुझे बैक कर रही है, मेरा कप्तान मुझे बैक कर रहा है, तो फिर मुझे डर किस चीज़ का है? क्या कहते हैं जी काशिफ भाई इन्हीं सारे बच्चों पे और मेहरान मुमताज? बिल्कुल, आप देखें पीएसएल का या किसी भी लीग का मकसद ये होता है कि ये टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है जिसमें आपने टैलेंट को निकालना होता है। अगर हमने ये शॉर्टलिस्ट किए हैं, मेहरान हो गया, उस्मान तारिक हो गया, हुनैन हो गया, उबैद हो गया, जिशान हो गया, ये अगर नसीम के भाई हो गए, नसीम के भाई और उनके साथ जिशान भी हो गया, फिर आरिफ याकूब हो गया और फैसल अकरम हो गया, बड़े यार हमने तो कासिम अकरम को जाया किया, बहुत ज्यादा जाया। नहीं, मैं अगली बात यही करने लगा अरसलान कि इनको आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अगला प्रोसेस ये होना चाहिए कि इनको हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर जाएं और उनको डोमेस्टिक खिलाएं और डोमेस्टिक में इनसे परफॉर्म करवाएं और इनको लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट खिलाएं ताकि ये अपने इनका टेम्परामेंट भी चेक हो, इनकी अहलियत खुल के सामने आए। मिसाल मैं इस तरह दूंगा, आपने मोहम्मद अली को देखा कि मोहम्मद अली को कितना हमने अंडररेट किया हुआ था, लेकिन वो प्लेयर हमारा डोमेस्टिक खेल ही जा रहा था और उसने आके परफॉर्म करके दिखाया। आमिर जमाल डोमेस्टिक खेल रहा था, आपने उसको टेस्ट में लेकर गए, उसने वहां परफॉर्म करके दिखाया। इसी तरीके से जो जो प्लेयर डोमेस्टिक खेलेगा वही परफॉर्म करेगा। तो इन बच्चों को बजाय इसके कि आप डायरेक्ट नेशनल स्क्वाड में ले जाएं, नेशनल टीम में ले जाएं, इनको लेकर आए डोमेस्टिक में, वहां खिलाएं, साल 2 साल इनको इनकी ग्रूमिंग करें, इनको तैयार करें और उसके बाद इन प्लेयर्स को आप अच्छा, एक नेशनल टीम में अजीब बात लग रही है काशिफ भाई, आपको, आप सारे हजरात से पूछ रहा हूँ, हमें स्पिनर का मसला था, स्पिनर ढेर हो गए, अब पेसर्स का मसला पड़ गया। सारे वही पेसर्स बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं जो ऑलरेडी या तो पाकिस्तान से खेले हैं या फिर खेल रहे हैं। इसके अलावा कोई नया नाम को बहुत अच्छी फास्ट बॉलर मैंने तो नहीं देखा। नहीं, आगे ना आपके पास, आपने अभी नाम तो लिया, नसीम शाह के दोनों भाई अच्छे पेसर हैं, जिशान सर अभी पाकिस्तान टीम में नहीं आए ना, कोई बहुत नहीं, अभी आना भी नहीं चाहिए। परफॉर्मेंस तो नहीं है, हुनैन की भी और बैद की भी ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस 4-5 विकेटों वाली नहीं है सर। नहीं, लेकिन अभी आना भी नहीं चाहिए ना। देखें उनके लिए बहुत अर्ली डेज हैं। अगर आप जिशान और उबैद को देखें तो उन्हें जब अंडर 19 में अपने लेवल के प्लेयर्स के साथ खेला है तो वहां पर उन्होंने किसी को टिकने नहीं दिया और बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है और हाईएस्ट विकेट टेकर बने हैं वहां पर। अब इनको अगर नेशनल स्क्वाड में लाकर आपने इंटरनेशनल टीम के साथ compete करवाना है तो भी इनकी ग्रूमिंग करने की जरूरत है, इनको मजीद इनके हुनर को सामने लाने की जरूरत है। उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोग वहां जाके परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप यहीं से डायरेक्ट उठा के आप ले जाएंगे इन्हें नेशनल टीम के अंदर तो ये सारे फ्लॉप हो जाएंगे। कौन सी ऐसी टीम है जो एकदम प्लेयर को अंडर 19 से एक सीजन में परफॉर्म करे उठा के टीम में ले आती है? कोई भी नहीं लेके आती। अब इनको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। उस तैयारी के लिए क्या आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्या आपके पास वो ट्रेनर्स मौजूद हैं, क्या फैसिलिटीज मौजूद हैं, ये हमें देखने की जरूरत है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ये सारे प्लेयर्स आप जाया कर देंगे, जिस तरह कामरान गुलाम आपने जाया कर दिया, इखलाक आपने जाया कर दिया, कासिम अकरम जाया कर दिया, मैं यहाँ तक कहूंगा कि अनवर अली को आपने जाया कर दिया जो कि इतने जबरदस्त स्विंग बॉलर थे हमारे, उनको हमने जाया कर दिया। इसलिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लाके इनकी ट्रेनिंग करने की जरूरत है, इनको तैयार करें नेशनल टीम के लिए, फिर इनको नेशनल टीम में लेकर आए और डोमेस्टिक मैक्सिमम खिलाएं इनको ताकि लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट। क्या कहते हैं जी सैफ भाई जल्दी से इसी पर? ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काशिफ भाई। देखिए, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी यंगस्टर्स बॉलर आ रहा है जो अच्छा है, जिसमें कैपेबिलिटी है, जो जब भी क्रिकेट खेल सकता है, उसको मेरे मुताबिक तो सबसे पहले 4 डे क्रिकेट खिलाएं। जितनी ज्यादा वो 4 दिन की क्रिकेट खेलेगा, 4 दिन की क्रिकेट में जितना सीखने को मिलता है वो ना T20 में मिलता है, ना वो आपको शॉर्ट फॉर्मेट में वनडे में भी नहीं मिलता। आप 4 डे खिलाएं, सेशन टू सेशन, डे टू डे, वो सिचुएशन चेंज हो रही होती है, विकेट की बिहेवियर, वेदर कंडीशन, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी सीखने को बहुत मिलता है। चलिए फैज सैफ भाई, वक्त कम था, इंशाल्लाह मैं आपको फिर जहमत दूंगा प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सैफ भाई, थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। काशिफ शबीर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
ज़ीशान बहुत शुक्रिया, थैंक यू यार, आपने लोगों ने ज्वाइन किया, बड़ा मज़ा आया, बड़ी अच्छी डिस्कशन रही और तमाम टीम्स पर हमारे जो इस वक्त लोकल टैलेंट है जिसको उभारने की ज़रूरत है, जो सामने आ रहा है, तमाम उन बॉलर्स पर, बैटर्स पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और क्यों हम अपना टैलेंट बाहर जाने दें, यहीं पर मौका दें। हमारे पास 3 फॉर्मेट्स की शानदार दुनिया की बेहतरीन टीम है, जो टेस्ट की भी नंबर 1 टीम रह चुकी है, ऐसी बात नहीं है। वनडे, T20 हर तरह की क्रिकेट में हम टॉप पर रहें और हैं भी, तो यहाँ पर मौके दिए जा सकते हैं। कल होती है आपसे फिर मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।